लास्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू नंबर 81 जो था वो डिस्कस किया था और काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई थी जो कि पावर फैक्टर करेक्शन के ऊपर थी। ठीक है, सो ये लास्ट वीडियो की सारी डिस्कशन थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें। अभी हम एमसीक्यू नंबर 82 को डिस्कस करेंगे। फॉर द सेम लोड द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ रिड्यूस्ड, इट विल ड्रॉ मोर करंट। ठीक है, अगर वो कहता है कि हमारे पास पावर फैक्टर आपका रिड्यूस हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो सर्किट होगा वो क्या करेगा, मोर करंट को ड्रॉ करेगा। अब ये मोर करंट कैसे ड्रॉ होगा, देखिए आपको पता है P इज़ इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा। यहाँ से अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा आपके पास आ जाता है P डिवाइड बाई वी आई। सो पावर तो आपके पास कांस्टेंट है, वोल्टेज भी आपके पास कांस्टेंट है। आपके पास जो कॉज ऑफ थीटा यानी कि जो पावर फैक्टर है वो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के साथ, कि पावर फैक्टर आपका जितना ज़्यादा होगा करंट आपका उतना कम ड्रा होगा। लेकिन वो कह रहा है कि आपका पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस हुआ है। जब पावर फैक्टर रिड्यूस होगा तो करंट आपका मोर करंट जो है वो ड्रा होगा। सो मोर करंट ड्रा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 83। फॉर द सॉटूथ करंट वेव फॉर्म द आरएमएस वैल्यू इज़। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू और सॉटूथ वेव फॉर्म, इसके लिए हमने सॉटूथ वेव फॉर्म के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखें, आपको जो पीक वैल्यू गिवन है, मैंने यहाँ पे फिगर नहीं बनाई, बुक के अंदर आप उसको बेशक देख लें। जो पीक वैल्यू है वो पीक वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 10 की। सो आरएमएस का फार्मूला फॉर द सॉटूथ वेव फॉर्म इज़ आई पीक डिवाइडेड बाय √3। सो पीक वैल्यू कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाय √3 करेंगे तो 5.77 एम्पियर आपके पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर 84। द अफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स आर, के जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस टाइम पे कौन कौन से आपके पास इफेक्ट्स आते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपके पास आ सकता है, और हीटिंग इफेक्ट आपके पास आ सकता है, लुमिनस इफेक्ट आपके पास आ सकता है। कि जब आपके पास करंट फ्लो करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड कंडक्टर के अराउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी, और हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा, और जो है वो लुमिनस इफेक्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो अब वो कहता है कि अप्लायंसेस वर्किंग ऑन विच इफेक्ट कैन बी यूज्ड ऑन एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई। सो डीसी और एसी दोनों के लिए अगर आपने देखना है कि इन कौन सी एसी और डीसी दोनों के लिए जो अप्लायंसेस यूज़ होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, वो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली हो सकती है, हीटिंग वाली या लुमिनस वाली। सो अगर आप एसी की बात करेंगे तो एसी के लिए तो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। लेकिन जब आप डीसी की बात करेंगे तो डीसी में हमारे पास जस्ट हीटिंग इफेक्ट आ सकता है और लुमिनस इफेक्ट आ सकता है। सो इसलिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अप्लायंसेस वर्किंग ऑन विच इफेक्ट कैन बी यूज्ड ऑन एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई। सो अगर हम दोनों की बात करेंगे तो फिर मैग्नेटिक इफेक्ट वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एसी के ऊपर काम करता है। तो इसलिए एसी और डीसी दोनों की बात की गई, तो एसी और डीसी दोनों के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। उसके बाद है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन फिगर 14 विल बी दिस। ठीक है, ये वेव फॉर्म गिवन है, और यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट कर लें आप कि आपके पास ये एक शिफ्टेड वेव फॉर्म है। ठीक है, और इसको हम ऑफसेट कहते हैं। तो ऑफसेट के लिए हमने डिस्कशन पहले की हुई है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप जब आपके पास ऑफसेट वैल्यू आ जाती है तो आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 0 लेवल तक लेके आना होता है। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो पीक वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है वो 100 की है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये 0 से लेके ये 20 तक इसको ऑफसेट मिला हुआ है। सो मतलब जब हम इसको नीचे लेके आएंगे, ये 20 आपका जब नीचे आएगा तो ये 100 में से 20 माइनस कर देंगे हम पीक वैल्यू के लिए। सो 100 माइनस 20 विल गिव्स 80। अब आपके पास पीक वैल्यू वोल्टेज की कितनी होगी, वी पीक इज़ इक्वल टू 80। और आरएमएस वैल्यू के लिए आपको पता है साइनोसाइडल के लिए वी आरएमएस हम जब लिखते हैं तो वी आरएमएस इज़ इक्वल टू वी पीक डिवाइडेड बाय √2। सो ये आपको 80 डिवाइडेड बाय √2, ये आपको आंसर दे देगा 56.56। सो ये नियरली आपके पास इक्वल बन जाएगा 57.7 के। सो ये आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे गिवन है। उसके बाद है द अफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट्स आर। ठीक है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट
की वजह से आपके पास कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। देखें, जब भी आपका कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो थर्मल इफ़ेक्ट लाजमी होंगे, हीटिंग इफ़ेक्ट लाजमी प्रोड्यूस होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो थर्ड ऑप्शन है, ये हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते, केमिकल इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। कि आपके पास जब भी किसी कंडक्टर से, ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें से जब भी आप कहते हैं कि आपके पास करंट फ्लो करता है, ठीक है, करंट फ्लो करता है, तो दो इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं, एक तो थर्मल इफ़ेक्ट और एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। अच्छा, यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि वो किसकी बात कर रहे हैं, तो आई होप कि उसने यहाँ पे एसी सर्किट की बात की होगी या एसी करंट की बात की होगी। सो एसी करंट के लिए आपके पास मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है। सो 1 और 4 ओनली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQ नंबर 87 है, अ करंट इन एन एसी सर्किट मेजर्स 4 एम्पेयर, देन द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट विल बी। अब देखें, ये इंस्टेंटेनियस करंट हमसे पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा, और जो सर्किट के अंदर उसने मेजर किया है, मेजर करने वाला करंट जो है वो 4 एम्पेयर है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर लूँ आपको कि जो मेजर किया गया करंट है ये एक्चुअली RMS वैल्यू है, ठीक है। सो RMS करंट इज इक्वल टू 4 एम्पेयर, और वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड। तो I इंस्टेंटेनियस, ठीक है, ये आपके पास, ये आपसे पूछ रहे हैं। अब देखें, आपको पता है कि RMS करंट जो आपके पास होता है वो होता है V पीक डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से RMS की वैल्यू आपके पास है, इसको अगर आप उधर मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास V पीक या फिर V इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आ जाएगी। सो V पीक इज इक्वल टू √2 इंटू 4 एम्पेयर जो गिवन था। सो ये देखें, 4 इंटू √2 एम्पेयर आपको यहाँ पे गिवन है। सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। करंट है तो यहाँ पे VP नहीं होगा बल्कि IP हो जाएगा। MCQ नंबर 88 है, द इक्वेशन ऑफ एन AC वोल्टेज इज दिस, देन द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विल बी। अब देखिए, यहाँ पे उसने आई थिंक मिस्टेक है हांडा की बुक में, वो ये कि यहाँ पे इसने 200 जो वैल्यू दी हुई है, ये वैसे सिग्नल के अंदर हमारे पास हमेशा ये पीक वैल्यू होती है, लेकिन वो इसको पीक वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है। वो इसको हांडा का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, उसने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग वो इसको पीक टू पीक ले रहा है, ठीक है। सो अगर पीक टू पीक आपके पास 200 है, V पीक टू पीक, तो 200 वोल्ट है, तो आपके पास जो V पीक होगी वो 200 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 100 वोल्ट हो जाएगी। सो अब वो RMS वैल्यू जब हमसे पूछता है तो RMS के लिए हम क्या करते हैं, V पीक डिवाइडेड बाई √2 कर लेते हैं। सो 100 डिवाइडेड बाई √2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, बल्कि सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में आपको ये डायरेक्टली गिवन है 100 डिवाइडेड बाई √2। सो 100 डिवाइडेड बाई √2 आपके पास जो है वो आंसर है इसका। उसके बाद है, व्हेन AC करंट फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस द करंट एंड EMF आर, ठीक है, इन फेस। ये आपको मैंने ऊपर जो पावर फैक्टर करेक्शन का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास रेजिस्टेंस होती है सर्किट में, जस्ट रेजिस्टेंस जब होगी तो आपके पास जो करंट और वोल्टेज जो होते हैं वो इन फेस होते हैं, ठीक है। इन फेस का मतलब ये है कि देखें, ये आपके पास अगर वोल्टेज का फेज़र है तो दूसरा जो फेज़र होगा वो इसको मैं रेड कलर से ड्रा कर लेता हूँ, वो भी आपके पास करंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये अगर ये वोल्टेज है या EMF है तो करंट आपका ये हो जाएगा। सो ये दोनों आपस में इन फेज़ होते हैं, और इन फेज़ को मज़ीद अगर मैं ड्रा करूँ तो ये अगर मेरे पास वोल्टेज है तो करंट भी मेरे पास यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो ये थोड़ी डिटेल दोबारा से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी हमने इसको ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की हुई है। सो 3 केसेस आपके पास बनते हैं, ठीक है, इनको हम दोबारा से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जब आपके पास रेजिस्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज़ होंगे, वो ये वाला केस है। अगर इंडक्टिव सर्किट होगा तो आपके पास वोल्टेज लीड करेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो लैग करेगा। फिर अगर कैपेसिटिव सर्किट होगा तो यहाँ पे करंट जो है वो लीड करेगा, या करंट लीड करेगा, या आप इसको ये कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग करेगी।
सो ये 3 केसेस आपने माइंड में रखने हैं, ये इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद है द पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडेसेंट बल्ब इज़ यूनिटी। ठीक है, वैसे यूनिटी होता नहीं है, यूनिटी हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत मतलब क्लोज टू यूनिटी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो इनकैंडेसेंट बल्ब है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमें देता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकैंडेसेंट लैम्प वर्क बाय हीटिंग अ रेजिस्टिव कॉइल टू वाइट हॉट टेम्परेचर। It offers pure resistive load to supply and naturally power factor of a lamp is unity। ठीक है, सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट को हम इक्विवेलेंट के साथ, इसको इक्विवेलेंट जो लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। उसके बाद है इनकैंडेसेंट बल्ब कैन वर्क ऑन बोथ AC एज वेल एज DC। आपका जो बल्ब है इसको आप AC के ऊपर भी चला सकते हैं, DC के ऊपर भी चला सकते हैं। MCQ नंबर 92 है, it is known that a given capacitor will fail if the terminal voltage exceeds 180 volt. If the circuit is operating on sinusoidal steady voltage, the maximum RMS voltage that may apply to the capacitor will be। ठीक है, बस ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली जो 180 वोल्ट आपको दिए गए हैं ये एक्चुअली पीक वैल्यू है। ठीक है, सो V पीक इज़ इक्वल टू 180 वोल्ट, और RMS वैल्यू पूछ रहा है कि RMS वोल्टेज कितनी हो सकती है। सो RMS VRMS इज इक्वल टू V पीक डिवाइडेड बाई √2। सो V पीक हमारे पास कितनी है 180 डिवाइडेड बाई √2, या फिर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि 0.707 ऑफ 180। सो ये आपका जो आंसर आएगा वो 127 वोल्ट आ जाएगा। सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है।